नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। देहरादून में 5 दिवसीय दीपोत्सव साधना के समापन पर हिंदू धर्मगुरु स्वामी रसिक महाराज ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इस दौरान संत रसिक ने कहा कि धर्म और राजनीति सह अस्तित्व में ही लोक मंगल संभव है। धर्म विहीन राजनीति कभी समाज हित नहीं कर सकती। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष ने स्वामी रसिक के धर्म जागरण कार्यों को समाज हित में महत्वपूर्ण बताया और शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और प्रदेश प्रवक्ताओं की सूची भी जारी कर दी है। वहीं पार्टी ने अपनी कार्यकारिणी गठन कर नेताओं की जिम्मेदारी भी सौंपी है और सर्वे के आधार पर संगठन मजबूत किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस अभी भी कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की घोषणा नहीं कर पाई, जबकि संगठन सृजन अभियान जारी है। 27 जिलों में सहमति न बनने के कारण देरी हुई है। नहीं, कोई पेज नहीं फंसा हुआ। संगठन सृजन का सारा जो कसरत थी वो पूरी हो गई, क्योंकि 3-4-5 दिन लोग दिवाली में व्यस्त रहे। अब बिहार चुनाव भी था, साथ में दीपावली, भैया दूज और गोवर्धन पूजा जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार हम लोगों के थे। सब लोग उसमें व्यस्त रहे। अब मैं समझता हूँ आजकल में किसी भी समय संगठन सृजन का जो काम था उसको पूरा करके, जिस प्रकार से राष्ट्रीय नेतृत्व ने सारी स्टेट की लीडरशिप से बातचीत कर ली है, 27 के 27 जनपदों की सूची किसी भी क्षण आपके सामने आ सकती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अधिकतर जिस तरह से उछाल मारती है वो फिर डाउन हो जाती है। अभी इन्होंने कहा था कि हम तत्काल जो है अपने जिला अध्यक्षों की घोषणा करने वाले हैं और इनके 27 जिले हैं तो 27 जिलों की तुरंत घोषणा करने वाली, परंतु इनका ब्रेक लग गया है। मुझे लगता है कि नकल भारतीय जनता पार्टी की करती है, परंतु न नकल न असल, और इस तरह से कांग्रेस का रवैया रहा है। हालांकि उनका पर्सनल मामला है, उसमें हमें कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, किंतु जहां पर भी देखा जाए तो कांग्रेस डाउनफॉल शुरू हो गया तो एक बार उठना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कांग्रेस कहीं नहीं टिक पाएगी। आने वाले 27 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी उभर करके आएगी। धामी सरकार ने अग्निवीर भर्ती पूर्व निशुल्क प्रशिक्षण के लिए एसओपी तैयार की है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग राज्य के सभी जिलों में युवाओं को भर्ती पूर्व प्रशिक्षण देगा। ये कार्यक्रम सेना में अग्निवीर बनकर देश की सेवा करने के इच्छुक युवक युवतियों के लिए निःशुल्क होगा। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि जल्द ही 13 जिलों में प्रशिक्षण शुरू होगा, ताकि युवा उत्तराखंड की सैन्य परंपरा के अनुसार अपने करियर को सशक्त बना सके। उत्तराखंड एक सैनिक बहुल प्रदेश है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। चाहे सैन्य अधिकारी के रूप में हो, चाहे एक सैनिक के रूप में हो, यहाँ के नौजवान देश की सीमा पर जाकर देश की रक्षा करना चाहते हैं। और अग्निवीर योजना जब से शुरू हुई है, एक यंग फौज हमारी तैयार हो रही है। मैं लंसडाउन में जाकर उन अग्निवीरों से मिला था, अभी मैं गया था, और हमने, क्योंकि अभी हम सैनिक कल्याण के विभाग के माध्यम से इनको प्री ट्रेनिंग कराते हैं, और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इनकी जो डाइट के लिए धनराशि मिलती थी बहुत कम थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बढ़ा दिया है। अब जितना खिलाड़ियों को धनराशि मिलती है उतनी इनको मिलेगी, जिससे उनको अच्छी खुराक मिलेगी, वो फिजिकल फिट होंगे। और अब सरकार ने खेल विभाग द्वारा भी इनको ट्रेन करने का के लिए एसओपी जारी की है, तो निश्चित इससे हमारे नौजवान अधिक से अधिक फौज में भर्ती होंगे और देश की रक्षा। देहरादून में अग्निवीर योजना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस इस योजना पर बिना वजह हल्ला मचा रही है और युवाओं की भावनाओं को समझने में नाकाम है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना देशभक्ति से जुड़ी पहल है,
जिसमें युवाओं को सेवा का मौका मिलता है। 4 साल की सेवा के बाद उन्हें आरक्षण और स्थायी नौकरी के अवसर भी प्राप्त होते हैं। देखिए, अग्निवीर को लेकर के कांग्रेस जिस तरीके से हो हल्ला मचा रही है और काफी समय से मचा रही है, ना ही तो वो हमारे देश के युवाओं की भावनाओं को समझ पा रही है, ना ही वो युवाओं की भावनाओं के अनुरूप कार्य कर पा रही है। मुझे लगता है कि सरकार के ऊपर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को देख लेना चाहिए कि अग्निवीर से हमारे जो युवा हैं वो कितना बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और क्योंकि ये देशभक्ति है और देशभक्ति में हमारा युवा हमेशा देश के लिए आगे खड़ा होता है। अग्निवीर योजना एक ऐसी योजना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को मौका भी मिलता है और 4 साल के बाद जब वो वहाँ से वापस आता है उसको हमारी जो नौकरियां हैं उनमें आरक्षण भी मिलता है और कहीं ना कहीं वहीं पर जहाँ उनकी पोस्टिंग होती है उनको परमानेंट भी किया जाता है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही है। और देश के अंदर अग्निवीर योजना जब से चली है युवाओं ने बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया। युवाओं को तो कोई ऐतराज है नहीं, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ अपनी राजनीति करनी है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, केवल इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं और अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इन सब चीजों को देखते हुए युवाओं की भावनाओं के अनुरूप बोलना चाहिए। और हरिद्वार से आपको एक बड़ी खबर दे दें, जहां नई दिल्ली पहुंचे हैं बीजेपी विधायक आदेश चौहान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच कई विषयों पर बातचीत हुई। हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक हैं आदेश चौहान। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा से विधायक नई दिल्ली पहुंचे हैं और उन्होंने मुलाकात की है केंद्रीय रक्षा मंत्री से। कई विषयों पर बातचीत की गई दिल्ली में इस दौरान। बड़ी खबर इस वक्त की, तो ये बड़ी जानकारी, अहम खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल रानीपुर से विधायक हैं आदेश चौहान बीजेपी के और इस दौरान दिल्ली पहुंचे हैं और मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक कई मुद्दों को लेकर इस दौरान बातचीत भी की गई। रुद्रप्रयाग में बाबा केदार की पंचमुखी चल डोली ओंकारेश्वर मंदिर पहुंची, जहां भक्तों ने जयकारों के साथ स्वागत किया। डोली अब अगले 6 महीने तक शीतकालीन गद्दी स्थल पर विराजमान होगी। यात्रा के दौरान फाटा, ब्यूंग और नारायण कोटी समेत अन्य पड़ावों पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया गया। विधायक केदारनाथ ने बताया कि इस साल भी यात्रा का सफल संचालन सुनिश्चित किया गया है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी उत्सव डोली 6 महीने के प्रवास केदारनाथ जी से आज ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में अपनी 3 दिवसीय पैदल यात्रा के बाद पहुंच चुकी है और यहाँ पर बहुत ही उत्साह के साथ स्थानीय नागरिकों ने, वृद्धों ने, बच्चों ने, जवानों ने और सभी बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं ने भगवान केदारनाथ जी के आगमन पर बहुत उत्साह के साथ मंदिर में विराजमान हो गए हैं ओंकारेश्वर मंदिर में। और आज से यहाँ पर भगवान की शीतकालीन पूजा प्रारंभ कर दी जाएगी। और मैं सभी भक्तजनों से, सभी श्रद्धालुओं से आग्रह करती हूँ कि आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में। यहाँ से बाबा के दर्शन करके आप जाइए और इसके बाद भगवान मद्मेश्वर के भी कपाट बंद होंगे और शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान मद्मेश्वर भी पहुँचेंगे। तो भगवान प्रथम केदार भगवान केदारनाथ और द्वितीय केदार भगवान मद्मेश्वर जी के दोनों के दर्शन ओंकारेश्वर मंदिर में होंगे और तृतीय केदार तुंगनाथ जी के दर्शन मक्कू मठ में किए जाएंगे। सभी श्रद्धालु और भक्तजनों से मैं निवेदन करती हूँ कि आप लोग आइए और यहाँ पर आपको दर्शन बाबा के होंगे। आशीर्वाद लेकर यहाँ से आप जा सकते हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में। हरिद्वार के रोशनाबाद की नदी, जो कभी बरसाती पानी के निकास की जीवन रेखा मानी जाती थी, अब
नगर पालिका और ग्राम पंचायतों की लापरवाही की वजह से एक अवैध डंपिंग जोन बन चुकी है। कूड़े के ढेर में प्लास्टिक और पॉलिथीन जैसी जहरीली चीजें खुलेआम मौजूद हैं, जिसे गौवंश खा रहे हैं। अब प्रशासन पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, मैटर मेरी नॉलेज में लाया गया था। अभी हमने हाल ही में शिवालिक नगर पालिका की बैठक भी करी थी और उसमें ईओ को तत्काल डायरेक्शन दिए गए कि वो अपनी जो भी ट्रेंचिंग ग्राउंड है या फिर उनका जो भी वेस्ट साइट है उसका डेवलपमेंट के लिए कार्रवाई करें और जो टेम्परेरी बेसिस पे वो इधर उधर कचरा डाल रहे हैं उसको वहाँ से रिमूव करें। साथ ही वहाँ पे जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो बच्चों को परेशानी रहती है उस क्रम में भी उनको डायरेक्शन दिए गए। शीघ्र इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज से 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व छठ पूजा पूरे उत्साह और आस्था के साथ शुरू हो चुका है। इसमें पहले दिन यानी आज नहाए खाए के साथ व्रती व्रत आरंभ करती हैं। आपको बता दें कि शोभन योग और रवि योग के शुभ फलदायी योग में यह पर्व मनाया जा रहा है। वहीं छठ पूजा में पंचमी को खरना, षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ यानी परसों और सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ देकर पारण किया जाता है। इसको लेकर महामंडलेश्वर स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती ने बताया कि ये पूजा सूर्य भगवान की उपासना है। आगे का कि तो सूर्य उपासना की परंपरा प्राचीन काल से है। छठी तिथि आती है, षष्ठी जिसको कहा जाता है। तो भारत में परंपरा है कि जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रकट सदा तही रीति। जिसके हृदय में जिस भाव से भावना करेंगे उसी रूप में प्रभु दर्शन देते हैं। तो सूर्य भगवान को मैया के रूप में लोगों ने माना, बिहार तक ये सिमट गया तक। लेकिन आज न केवल उत्तराखंड और न केवल भारत के अन्य राज्यों में, मुंबई या महाराष्ट्र जहाँ भी हो, अमेरिका, इंग्लैंड में भी सभी जगह लोग छठ मना रहे हैं। ये ऐसा विशेष पर्व है जिसमें कठिन लगभग 48 घंटे बिना पानी पिए महिलाएं और पुरुष भी करते हैं और उनको आशीर्वाद मिलता है। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि भारतीय संस्कृति की उस परंपरा को दिखाता है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो बढ़ रहा है, उग रहा है, जिसकी चलती है उसी की पूजा करते, उसी की चापलूसी करते हैं। यहाँ डूबते हुए का पहले किया जाता है, फिर उगते हुए का किया जाता है। तो हमारे बुजुर्गों का जो पीढ़ी परंपराएं पुरानी है उसका हम सम्मान करते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए जो नई भविष्य है उनका भी स्वागत करते हैं। ये छठ परंपरा है। तो सभी छठ व्रत करने वाली माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामना है और पूरे भारतवर्ष में जो भी छठ के प्रति श्रद्धा रख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत आशीष। देखिए, ये छठ पूजा का कार्यक्रम विष्णुलोक कॉलोनी में जो बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है, ये पिछले कई वर्षों से, जब से हमने होश संभाला, जब से इस कार्यक्रम को लगातार देख रहे हैं। और इस व्रत के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हर महिला जो छठ का व्रत रखती है वो अपने बच्चों की सलामती के लिए, अपने परिवार में खुशहाली के लिए इस व्रत को रखते हैं। और आज ये कार्यक्रम, जैसा गुरुजी ने बताया, वो यहाँ तक सीमित नहीं है। ये उत्तराखंड ही नहीं और उत्तर प्रदेश और बिहार ही नहीं, पूरे देश और विदेशों में इस पर्व को बहुत ही भव्य रूप से मनाया जा रहा है। और आगे इसकी भव्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जिसमें खाली पूर्वांचल के ही लोग सम्मिलित नहीं होते, इसमें आम जन भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होता है और इसको भव्य बनाने में अपना पूर्ण योगदान देता है। और आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा दें। हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। 1 महीने से बंद नाला खुल गया है। अब एसडीएम के आदेश के बाद यह सख्त एक्शन देखने को मिला। अतिक्रमण को हटाया गया और जो नाला बंद था वो 1 महीने बाद जाकर खुला। हसनपुर, मदनपुर में जेसीबी अभियान चलाया गया और पुलिस और ग्रामीण भी इस दौरान मौजूद रहे। विपक्षी नरेश ने नाले में भरी थी मिट्टी। अतिक्रमण हटाकर नाला साफ किया गया, बहाल किया गया। प्रशासन ने दोबारा शुरू किया नाले का प्रवाह। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें किस तरह से अतिक्रमण कर जो नुकसान है व्यवस्था को पहुंचाने की कोशिश की जाती है, उसका जीता जागता उदाहरण सामने आया है। और आपको ये बता दें कि अब जाकर अवैध अतिक्रमण जो था, जो मिट्टी भरी गई थी, उसको हटाने का काम किया गया। नाला बहाल हुआ दोबारा से। आरएफसी कुमाऊं कार्यालय में पूर्व विधायक नारायण पाल और कांग्रेस नेता ललित जोशी ने तालाबंदी कर धरना दिया।
इस दौरान उन्होंने सितारगंज में धान की सरकारी खरीद न होने पर कड़ी नाराजगी जताई। आरोप लगाते हुए कहा कि किसान बिचौलियों को सस्ते दामों में धान बेचने को मजबूर हैं, जबकि सरकारी कर्मचारी और दलाल मिलकर किसान का उत्पीड़न कर रहे हैं। सिर्फ एक किसान जो कि बेसिक रूट है, इस देश की रीढ़ है किसान, ये तो अकेले उसका एक मामला आपको दिख रहा है। उत्तराखंड के तो समाज के हर पहलू टूट फूट के खत्म हो चुके। हर विभाग का हाल ये है कि हर जगह भ्रष्टाचार इतना हावी है, आम जनता, किसान, छात्र, पर्चे लीक होना, ये ऐसा हो चुका है कि अराजक प्रदेश टाइप का ये बन चुका है, जिसकी परिणति है किसान के रूप में। बात करते हैं कि जब हम पूरे देश के अंदर बात करते हैं हम किसान की, क्या इन्होंने जो है 5 साल पहले क्या किसानों के साथ किया सबको पता है। 700-800 किसानों ने शहादत दी थी दिल्ली के भीतर, उससे से पता चल गया था कि किसानों की कितनी हितैषी है ये सरकारें। और अब जब इन लोगों किसान का माल नहीं उठ रहा है तो ये साफ दर्शा रहा है कि औने पौने दाम में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो रिलायंस टाइप की जो एजेंसीज हैं, वो आकर के उन किसानों के मालों को बहुत सस्ता उठाएंगे। जितनी उनकी लागत है उतना में भी क्योंकि स्टोर करने की क्षमताएं नहीं है, जैसे बड़े भाई साहब ने बताया। तो ये सब कुछ दिख रहा है कि सरकार किस तरीके से, मतलब सरकार है ही कहाँ, दलालों की सरकार है, सीधी सीधी बात है। देखिए मेरा तो व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि जो ये चीजें हैं, जो अगर सामान टाइम से नहीं उठता है, जो उपज उनकी अगर टाइम से नहीं उठती है, तो जाहिर सी बात है कि वो सड़ जाएगी या फिर मजबूरी में किसान को सस्ती बेचनी पड़ जाएगी। इसको देखें भाई, आप अगर राइस बाउल कहते हैं, आप जो उधम सिंह नगर का जो पूरा इलाका है, हरिद्वार का जो पूरा इलाका है, उसको राइस बाउल कहते हैं। इस तरह से आप प्रताड़ित कर करके किसानों को चाहते हैं कि वो बिल्कुल सरेआम सस्ता दे दे, तो सरकार देखे। आपको बताना चाहूँगा कि जो भी परचेजिंग हो रही है अकॉर्डिंग पॉलिसी हम परचेज कर रहे हैं, और जो हमारा भारत सरकार से जो टारगेट फिक्स है लगभग 65,58,000 क्विंटल के, और उसी टारगेट को हमने 280 जो परचेज सेंटर है वहाँ डिवाइड किया हुआ, तो उन्हीं सेंटरों में परचेजिंग का कार्य चल रहा है। आज इस बार जो दिक्कत इसलिए हो रही है कि हमारे पास सेंटरों में अराइवल बहुत है, धान के अराइवल बहुत ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि जो MSP है और मार्केट रेट है उसमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर पिछले साल की मैं बात करूँगा तो पिछले साल मार्केट रेट और MSP बराबर था लगभग, तो हम लोग अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए। इसी कारण हमारा इस बार टारगेट कम से कम 1.5 लाख क्विंटल कम हो गया है। तो इसी कारण जो है अराइवल ज़्यादा होने से थोड़ी सी हमारे सेंटरों में अफरा-तफरी हो रही है। वहाँ पे हमारे RMO, डिप्टी RMO लगातार भ्रमण पे हैं, वो देख रहे हैं वहाँ पे। और इस तरह के जो आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार ये सब गलत बात है, कुछ नहीं। मार्केट रेट को जो तय करते हैं लोग, जो अभी बता रहे हैं 17,500 के लगभग है। MSP हमारे 2369 और कैटेगरी A का जो है 2389 पर क्विंटल। खड़ी है वहाँ 300 ट्राली खड़ी हैं और हजारों की संख्या में किसान वहां घूम रहे हैं। 4-5 दिन से उनका धान ही नहीं उतर रहा है तो बहुत ही आंशिक। तो ये इस तरीके से जो माहौल है, तो इन्हें देखना चाहिए, खाद्य मंत्री को देखना चाहिए, RFC को देखना चाहिए, खाद्य सचिव को देखना चाहिए। तो ये देख नहीं रहे हैं, किसान परेशान हो रहा है इनकी दलालों से और विभाग के लोगों से और कुछ चंद व्यापारियों से इनकी मिलीभगत है। ये किसान को चूना लगा रहे हैं, किसान को परेशान कर रहे हैं, और किसान घबरा के और किसान जो है व्यथित होके जो 2369 का उसका MSP का रेट है वो 1600, 1500 में बेच रहे हैं। ये इतना प्रताड़ित कर रहे हैं उसको कि ये अगर ऐसी रहा तो मेरे ख्याल से 1100-1200 में धान बेचेंगे, क्योंकि स्टोर करने की उन तक गोदाम तो होता नहीं है किसानों पे। तो बस यही है, नहीं सबका उठे और वाजिब मूल्य पे उठो। ये तो पूरे देश में किसानों की मांग है कि उसे वाजिब मूल्य मिले। और आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, जहां हरिद्वार में जंगली बिल्ली देखे जाने से हड़कंप कहीं ना कहीं मचा है। हरिद्वार की कॉलोनी में जंगली बिल्ली देखने को मिली, जिसे जंगली स्वीट कैट भी कहा जाता है, और आसपास के लोगों में डर का माहौल भी कहीं ना कहीं बन गया है। स्थानीय निवासियों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है। तस्वीरें देखिए, ये जंगली बिल्ली पाई गई कॉलोनी में, जिसे मौके पर लोगों ने पकड़ा और वन विभाग ने इसका रेस्क्यू किया है। आधे घंटे की मशक्कत के बाद बिल्ली को पकड़ा गया। रेस्क्यू के बाद बिल्ली को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। हालांकि सामान्य बिल्लियों से अलग होती है, जंगली बिल्ली कहलाई जाती है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं।
रुड़की के पनियाला गांव के पास हाईवे पर तेज रफ्तार कंटेनर ने ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। पनियाला गांव का जी, कहाँ का मामला है? क्या हुआ है? हाईवे का क्या हुआ? एक्सीडेंट, गाड़ी वाले ने पीछे से ट्रैक्टर वाले ने टक्कर मारी। अच्छा, कोई मरा भी? हाँ जी, एक। कौन? भगवानपुर के हैं वो ट्रैक्टर वाले। अच्छा, तो मौत हुई? एक मर गया, एक दूसरा घायल है, वो भी सीरियस ही। दीपावली वीकेंड पर सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और अन्य बड़े शहरों से पर्यटक नैनीताल का रुख करते नजर आए। महानगरों में प्रदूषण और बड़े AQI स्तर से राहत पाने के लिए लोग नैनीताल की ओर रुख करते दिखाते हैं। रिपोर्ट। दीपावली वीकेंड पर सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और अन्य बड़े शहरों से पर्यटक नैनीताल का रुख कर रहे हैं। महानगरों में प्रदूषण और बड़े AQI स्तर से राहत पाने के लिए लोग नैनीताल की ओर रुख कर रहे हैं, जहां फिलहाल मौसम बेहद साफ, खुशनुमा और प्रदूषण रहित है। बता दें कि इन दिनों दिल्ली की हवा दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही है। वहीं दिल्ली के प्रदूषण से निजात पाने के लिए काफी संख्या में पर्यटक नैनीताल पहुंच रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों से ट्रेंड अभी चल रहा है कि जब दिवाली के बाद, क्योंकि दिल्ली NCR जितना रीजन है उसमें AQI लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो काफ़ी अनहेल्दी हो जाता है वहाँ का एटमॉस्फेयर, तो लोग जो है थोड़ा सा रुक करते हैं टुवर्ड्स हिल स्टेशन, जैसे नैनीताल है, मसूरी है, इन लोगों का रुक रहता है। तो इस बार भी हमको पूरी उम्मीद है कि अभी क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है, तो दिवाली भी आजकल में निपट जाएगी, तो उसके बाद हमें उम्मीद है कि अगले 4-5 दिन तक नैनीताल में दिल्ली NCR का टूरिस्ट आएगा। कितना % बुकिंग आने लगी है, क्योंकि लंबे समय तक नैनीताल खाली था? जी, नैनीताल पिछले करीब 4-5 महीने से खाली पड़ा हुआ है, लेकिन इधर थोड़ी सी बुकिंग सब आ रही हैं। हालांकि 2-3-4 दिन की बुकिंग है, लेकिन बुकिंग आ रही है। अप्रॉक्सीमेटली 50-60% बुकिंग तो आ ही रही है होटल में एवरेज। यहाँ का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, इतना क्लीन है सब कुछ, नेचर भी इतना प्यारा है और नीचे उतनी बात नहीं है, इस वजह से और इस समय लोग आते हैं यहाँ घूमने, और हम भी इसी पर्पज से आए हैं, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा मौसम का एंजॉय करने के लिए। यहाँ काफी फ्रेश लग रहा है एटमॉस्फेयर का, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। दिवाली के बाद नीचे कैसा मौसम है? और यहाँ नीचे थोड़ा सा पोल्यूशन हो रहा है एज कम्पेयर टू यहाँ पर, और नीचे का मौसम इतना अच्छा नहीं है जितना यहाँ पे है। यहाँ पे काफी अच्छी हवा भी चल रही है जो नीचे नहीं चल रही है प्लेन्स पर, तो अच्छा लग रहा है ओवरऑल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता TV।